तकरीबन 99.99% लोगों ने यही कहा था कि ये नहीं चलेगा, 1 महीना 6 महीना साल आप पैसे लेना शुरू करेंगे। मैंने कहा अल्लाह करेगा, कैसे नहीं हो सकता। आज 16 साल हो गए, एक हॉस्पिटल थे, 15 हॉस्पिटल, 57 बिलियन का बजट है। डेलीगेट करना इससे मुश्किल काम कोई नहीं है, आपको अपने मन को मारना पड़ता है। शैतान तो लगा हुआ है ना आपके साथ कि यार बारी साहब आप तो फाउंडर हैं। तो जब हम इस लेवल पे लोगों को इंटरव्यू करते हैं, मैं उनको एक वो दे देता हूँ कार्डबोर्ड खाली, उसमें कहते हैं ड्रॉ योर विजन। और मैंने आईवी लीग यूनिवर्सिटी के लोगों को रिजेक्ट किया है, मीडियोकर यूनिवर्सिटी के बंदे को उठाया है उस जवाब के ऊपर। उन्होंने ब्लड इस्तेमाल किए, तो मैंने पूछा कि कौन है उसका, तो किसी ने मेरा नाम ले लिया। तो उन्होंने कहा कि जी आपको हम बुला रहे। 8 घंटे डिस्कशन हुआ कि बारी जाए कि ना जाए। आप किसी के साथ खैर करते हैं, उसकी दुआ और खासतौर पर मरीज की दुआ वो अनइंटरप्टेड जाती है। सारी उम्र भी सजदे में पढ़ के अल्लाह में का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने हमको इस काम के लिए चुन लिया। हम तरबियत को भूल गए और हमें तालीम ही रखी, लेकिन तरबियत तो तालीम, तरबियत करेंगे तो तालीम आई जाएगी। तो एक बच्चा क्लास 2 का बच्चा हो, मैं कहता तुम इंडस के लिए क्या करोगे? कहते सर मैं इंडस के लिए 1000 अरब रुपए जमा करूँगा। मैंने कहा इसको फॉलो करना, ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ करेगा, ही विल डू समथिंग। मेरे घर वालों को मुझसे सिर्फ एक शिकायत है कि Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to another episode of Nasiha Discourse. आज थोड़ा सा आप लोग को महसूस होगा सेटिंग इज़ अ बिट डिफरेंट। आज थोड़ा सा नैरेटिव फ्लिप हो गया है। टुडे हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हमें होस्ट कर रहे हैं। तो यू नो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी ऑनर्ड। आई हैव Arslan with me as well, and today I'm actually sitting in the head office of Indus Hospital and Network in Lahore, and I'm sitting with the president and the founder, Dr. Abdul Bari Khan Sahib. Very very honored sir to be in your presence right now. It's really funny कि आप समझें कि हमने जब ये सीरीज शुरू की थी तो आई थिंक वी रोट डाउन लाइक 8-10 नेम्स, तो यू वर समवेयर ऑन 4 मतलब आपका नाम वहाँ था कि हमने इनको जो है ना डेफिनेटली इनसे बात करनी है। एंड आई रिमेंबर दैट व्हेन देयर वाज द फंड रेजर एट राया अ फ्यू मंथ्स अगो लाहौर में ही, तो मैं उस नीयत से आया था कि मैंने कहा था मैं आपसे उस वक्त टाइम ले लूँगा, बट देन आई सॉ दैट आप बहुत बिजी थे एंड आई जस्ट couldn't get the time। तो आज बस कराची से हम निकल रहे थे लाहौर के लिए एंड मैं आई बम्प्ड इनटू यू डॉक्टर साहब एट द एयरपोर्ट। अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मुझे लग रहा था मैं लेट हूँ बट आप भी बिल्कुल रिलैक्स थे कि मैंने जल्दी प्लेन पे नहीं, आई थिंक यू वर सिटिंग देयर। सामान तो था नहीं मेरे पास। तो हमारी भी यही आदत है कि बस आखिरी तो अल्हम्दुलिल्लाह वी रैन इनटू डॉक्टर साहब एंड ही वाज रियली काइंड इनफ कि आज ही उन्होंने टाइम दे दिया। डॉक्टर साहब आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट विद अ रियली सिंपल क्वेश्चन कि डिड यू ऑलवेज वांट टू बी अ डॉक्टर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली मतलब वो बिल्कुल हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। वो हमारा ज़माना जब बचपन का था तो वहाँ पर अब जब पूछा जाता था कि बड़े हो के क्या बनोगे, तो दो जवाब होते हैं, या डॉक्टर या इंजीनियर, बस यही जवाब होते थे, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और जो इन दोनों में नहीं जाता था वो कॉमर्स में चला जाता था। आजकल के बच्चों के पास पता नहीं कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जो आपके सर से गुजर जाती हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये वो करना चाहता हूँ। So this was completely like वो वाला नहीं था, because even though streams खुल गए but unfortunately हम जितने majority youth से interact कर रहे होते हैं तो जो social science में भी end up होता है it's because either he didn't make the grade for engineering and science। अभी भी I think culturally पाकिस्तान में वो चीज़ embedded है because I think the parenting generation has not changed। तो अभी भी एक push हो रहा होता है। तो आपका ये completely अपना ये अपना फैसला था, क्योंकि मेरा मतलब मेरी वालदा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैट्रिक से तो निकले हुए थे। मुझे अब याद नहीं है कि उनके क्या था, लेकिन बात ये है कि वहाँ से नहीं था कि तुमने डॉक्टर बनना है, ये करना है, तो इसलिए वो अपना ही था मेरा कि जी मैंने डॉक्टर बनना है। Was there something that in your life during your youth that sort of pushed you towards कि मैंने डॉक्टरी की तरफ जाना है? कोई ऐसी खास चीज़ थी? नहीं, वो मतलब बचपन से ही था ना, जैसे कि मैं स्कूल इनिशियल स्कूल क्लासेस से ही था कि जी डॉक्टर बनना है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपको कहते हुए सुना एक जगह कि एक और पॉडकास्ट पे कि आपके वालिद साहब दुआ करते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और लोगों की खिदमत करे। सो वो उन्होंने आपके डिसीजन को जो है वो सेकंड किया कि बनना चाहता है और उसमें खिदमत करें, या नहीं, वो तो डिसीजन का था कि जी मेरा, जैसे मेरे बड़े भाई जो मुफ्ती मोहम्मद जबील खान, वो जो इकरार रोज़तुल अतफाल जिन्होंने शुरू किया था, वो शहीद हुए 2004 में। तो वो
उनका तो यही था कि वो अपना उन्होंने 10 निज़ामी किया, ठीक है। हिफ्ज़ किया और फिर निज़ामी किया, और मैं वो था और स्कूल था और मेरा ये था कि डॉक्टर बनना है। तो वाले साहब यही उसके लिए कि उनके लिए ये दुआ करते थे कि उसको दीन की खिदमत के लिए खिदमत कबूल के लिए। करना और बारी को हम्म, डॉक्टर खिदमत खल के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। सही, तो वो मेरे डिसीजन को, Sure. लेकिन वो मेरा आउटकम जो है ना वो ये निकालना चाहते कि डॉक्टर तो बने लेकिन खिदमत खल के लिए बने। आज उस ज़माने में किसी से पूछते जी, आज भी पूछेंगे कि किस लिए बन रहे हैं, कि तो जी खिदमत खल के लिए बन रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही, ऐसे। सर एक आपसे मैंने सवाल पूछना था कि आई वाज सिटिंग विद समवन वेरी रिसेंटली, इनफैक्ट मैं एक पॉडकास्ट में ही था, एंड वो पॉडकास्ट थी, आई वाज ऑन द अदर साइड, एंड मुझसे एक सवाल किया गया फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसमें मुझे पूछा गया कि क्या इस्लाम जो है वो मतलब वो विजन के बारे में क्या कहता है कि इंसान की सोच कितनी बड़ी होनी चाहिए। एंड यू नो आई एम सिटिंग विथ यू एंड माशाल्लाह आई थिंक दैट यू नो इन दिस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन आइदर एशिया एक जो ना कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होना, इतने बड़े स्केल पे होना, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक आजकल हमारे बच्चों की विजनिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो वेरी अर्ली ऑन? आपके लिए क्या इंस्पिरेशन थी? आपका जो ये एक्सपेंशन ऑफ थॉट था कि यू नो आई वांट टू डू दिस, ये उसकी कहाँ से वो एक इंस्पिरेशन आई, एंड आपका यूथ को क्या मशवरा होगा? देखिए बात यह है कि जी विजन एक डॉक्टर बनना डेफिनेटली, उसके लिए उसके बाद क्या करना है वो सोच उस वक्त तो मैं नहीं कहूँगा कि जी कि उस वक्त ये विजन था कि मैं इस करूँगा, लेकिन जब मैं मेडिकल में आ गया, जब मैं 79 में दाखिल हुआ हॉस्पिटल में, और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जो हमारा उस वक्त तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का होते ही नहीं थे, सारे पब्लिक सेक्टर के होते थे, तो उसके साथ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल होता था। तो अस्पताल के हालात देख के और वहाँ का प्लाइट देखकर फिर ये एहसास हुआ कि ये, और फिर देखा कि वक्त के साथ कोई इसमें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, और लोगों की मिजरी को देखते हुए फिर सोचा था कि यार कुछ करते हैं, करेंगे। और उसका भी एक कोई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है, कोई एक इंसिडेंस होता है जो आपको ये करता है। क्योंकि जैसे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जो था, सबको पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल, तो वही 1700 बेड का, और उसके हालात जो अस्पताल के हालात के, डॉक्टर तो बिस्तर मिल जाता था आपको, बाकी रेस्ट आउट ऑफ पॉकेट होता था। मतलब बेसिक दवाइयाँ अगर मिल जाए, पैरासीटामॉल वो मिल जाए, बाकी ड्रिप भी लेके आनी है मरीज़ को। और वो जो बेड के भी जो हालात होते थे वो तो उस ज़माने की बात है, अब तो बेहतरी हुई है थोड़ी बहुत। तो बिस्तर पे चादर है या नहीं है, अगर चादर है भी तो वो फटी हुई है, वो नालूद है। जो फोम का गद्दा होता है उसके ऊपर अपने रेक्सीन की शीट चढ़ी होती थी जो कि उम्मन फटी हुई होती थी, तो फोम सोक्ड होता था हर किस्म की ग़िलाज़त के अंदर। अब उसके अंदर मरीज़ जिस तरह लेटा हो, और अब इस हॉस्पिटल में जिसके बाद थोड़ा भी पैसा होता था ना, वो किसी भी जगह से प्राइवेटली करा ले या करा ले, लेकिन इन जगहों में वही आता था कि जो कि सोच ही नहीं सकता था कि मैं कहीं से कुछ करा सकता हूँ। और अमूमन इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से आते थे, मतलब बलूचिस्तान में हालात उस वक्त बहुत ख़राब थे हेल्थ केयर के, तो वो आ जाते थे। फिर इंटीरियर्स सिंध के KPK से भी आते थे, सदर्न पंजाब से भी आते थे। तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था ना, कोई अपनी बकरी बेच के आता था, कोई घर बेच के आता था, और कोई अपनी भैंस बेच के आता था। और अमूमन ख़ानदान का ख़ानदान उठ के आता था। एक मरीज़ अंदर है तो बाहर फुटपाथ पे या हॉस्पिटल के कंपाउंड में लेटे हुए हैं, नीचे कुछ है या नहीं है, सर्दी में है, चादर है नहीं है, तो वो उसने फिर टच किया और फिर उन हालात पे देखा भी कोई चेंज नहीं आया। फर्स्ट ईयर से हम फाइनल ईयर तक निकल गए, कोई चेंज नहीं आया। तो फिर उस वक्त जब एक क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमने कुछ ना कुछ करना चाहता है इंसान के, इनकी मदद कैसे की जाए। तो 79 में मैं एंटर हुआ था। 79 में ही फाइनल ईयर के 3 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, और वो इसी तरीके से कि जी गरीब मरीजों के लिए कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में कुछ किया जाए। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टूडेंट बॉडी मेडिकल कॉलेज की जो कि पाकिस्तान में बनी थी। उसके बाद उसको फिर दूसरे रेप्लिकेट किया दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी।
और वैसे तो हर एक कुछ ना कुछ करता रहता था अपने तौर पर, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो मरीजों के लिए दवाइयाँ दिया करती थी और ब्लड खरीद के दिया करती थी, क्योंकि उस वक्त तक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना। इनफैक्ट आई थिंक वो थोड़ा सा लुक खौफ लुक था। डाउन अपॉन था कि हाँ ये तो नहीं, करना क्या है। ब्लड डोनेट नहीं करते, Yeah. लेकिन ब्लड की ज़रूरत तो होती थी, और वो ज़रूरत पूरी होती थी वो ड्रग एडिक्ट से। जो ड्रग एडिक्ट्स होते थे वो अपना खून बेचा करते, वो सिविल मतलब अस्पतालों के बाहर फुटपाथ पे लेटे होते, चाहे प्राइवेट लैब्स होती थी वो भी उन्हीं से लेती थी, और ये भी होता था। स्क्रीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, स्टोरेज का भी कोई, जिसमें बिजली नहीं आती हो तो आप उसके एयर कंडीशन कैसे चलते होंगे, क्या होता होगा, तो जैसे भी अनफॉर्चुनेटली अनस्क्रीन कंडीशनल स्टोरेज के अंदर जो होता था तो वही ब्लड लगता था। अच्छा, दूसरा ये कि एक सेहतमंद इंसान जो है ना 3 महीने में एक दफ़ा ब्लड दे सकता है, और ये लोग जो है ना हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी अपना ब्लड बेचा करते थे। वो मुझे याद है कि वो बेसिकली तो ये तो होते थे, एक ठेकेदार होता था इनका, उसका नाम मुझे अभी भी है, काले खान को। काले खान को बोलो कि जी ओ पॉजिटिव ले आओ, वो आवाज़ मारता था जाके, ओ पॉजिटिव, तो लुढ़कता हुआ कोई एक आ जाता था और उसका वो ब्लड ले लेते थे। क्रॉस मैच किया नहीं किया कुछ पता नहीं होता था, वो फिर ब्लड चला जाता था। तो कोई इंसिडेंस होता है ना, तो इसीलिए 1981 में ये जो ब्लड डोनर्स थे ये स्ट्राइक पे चले गए। अच्छा, इन बेचारों को तो थोड़ा मिलता था, असल तो वो ठेकेदार खा जाता। उस ज़माने में कोई 300 रुपये का एक ब्लड होता था, ब्लड बैग होता था, और जो नेगेटिव ब्लड होता था वो 500 का होता था, क्योंकि वो रेयरिटी होती थी। तो वो जो है ना, मुझे याद है कि जी जब ये स्ट्राइक पे गए तो एक क्योस हो गया शहर में, काफ़ी अमवात भी हुई, और बट हमने अपने दोस्तों को मोटिवेट किया कि ब्लड डोनेट करो, ये करो, बट दैट स्ट्राइक वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो वी थॉट वी कांट बी होस्टेज टू दीज पीपल, लेट्स मेक आवर ओन ब्लड बैंक। तो हमने बस फिर बनाने के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी। आई जस्ट वांट टू स्टॉप यू देयर। ये जो आपका इंसिडेंट है कि वेयर नाउ यू फेस्ड विद अ चैलेंज, एक मसला आ गया, एंड आज भी लाइक क्योंकि हम स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में नई जनरेशन से डील कर रहे हैं, एंड हमें ये बहुत दफ़ा नज़र आता है कि जहाँ फंसते हैं ना वो, तो इट्स अबाउट गिविंग अप। What was drive थी तो ना, ये जो एक थॉट होना कि नहीं, द चैलेंज वी विल ओवरकम इट एंड देन हम उसको ओवर एंड अबव जाएंगे। तो ये जो सोच और फिक्र थी, लाइक व्हाट वाज इंस्पायरिंग यू, व्हाट वाज ड्राइविंग यू? देखिए वही बात ये है ना कि जब आपने वो खुद देखा और अमवात हुई लोगों की, तो एक तो तरीका ये था कि इंडिफरेंट रहते, किसी ने पूछना तो था नहीं, और लेकिन ये कि एक इनर भी कुछ चीज़ होती है, और फिर ये है ना कि एक आपके अंदर जब ये जज्बा था कि मुझे खिदमत करनी है और इंसानियत की खिदमत करनी है, तो ये कैटास्ट्रोफीज़, ये इमरजेंसीज देख के आपको वो हिट करता था। और अब ये रोज़ डे इन एंड डे आउट जब आप यही देख रहे होते थे, तो आपके अंदर जिसके अंदर ज़रा सी भी हिस्स हो तो वो ये महसूस, वो ये जो यूथ का टाइम होता है ना, ये बड़ा अहम वक्त होता है, इसी में इंसान बनता है या बिगड़ता है, ठीक है ना। और अगर आप क्योंकि उस वक्त वो भी था कि हमारा जो वो ज़माना था वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, स्टूडेंट यूनियंस होती थी, स्टूडेंट बॉडी पॉलिटिक्स होती थी, बहुत अच्छी चीज़ थी, जिसकी वजह से लीडरशिप डेवलप होती है। लेकिन बाद में उसमें काफ़ी वो वायलेंस आ गया, तो एक अलग बात है, उसको हटा के, लेकिन उससे क्योंकि मैंने देखा वो जो उन जगहों से जो भी गुजर के गया है, कोई चाहे हमारे PWS से, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन से, या NSF, या जो इस्लामी जमीयत तलबा, या कोई भी पार्टीज़ थी, उनको अगर आप आज देखें तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अचीव किया हुआ है, किसी पोजीशन में पहुंचते हैं, क्योंकि वो एक मिल से गुजरे हैं, एक ड्रिल से गुजरे हैं, और उन्होंने मेहनत करना सीखा है, आइडिया सीखे, इनिशिएटिव। आज मतलब उस ज़माने स्टूडेंट के ज़माने में हमने सारी चीज़ें देखी, कुछ हमारे इथॉस थे वो हमारे इन बिल्ट हो गए ना, तो वो डेवलप करता है आपको, इंसान को। तो उससे फिर हम
यहाँ करें। तो ब्लड बैंक वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। डेफिनेटली आपने सवाल तो किया था कि ये है, जब ये एहसास हुआ कि लोग मर रहे हैं तो इसका क्या करना है, तो पहले तो खुद ब्लड डोनेट किया, फिर किया तो लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकती, तो फिर हमने कहा कि जी अपना ब्लड बैंक बनाते हैं। और ब्लड बैंक बनाते हैं तो अब लोग कैसे होंगे, किताबें पकड़ी, किताबें पढ़ना शुरू की कि कैसे करना है, स्क्रीन कैसे करना है। कुछ सीनियर लोगों को पकड़ा कि आप हेल्प करें उस तरीके से। और उस वक्त जब मेहनत करते ना आदमी, वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते रहते हैं। मुझे याद है कि हम जगह, और एक जज्बा होता है ना कि यार ये बनाना है, तो उसके अंदर सब शुरू हो गए। हमको एक जगह मिली जो किसी और की थी, उस कमरे से उनको मूव किया किसी दूसरे कमरे में। उन्होंने कहा जी हमारा सामान है, हमने कहा जी हम कर देंगे। वो कार्ट लेके आए, खुद ही पकड़ के उसमें डाला और ले गए, और सब लोग मिल के ये काम करते रहे। तो फिर उसको रेनोवेट करना है तो चले यही दीवार टूटनी है, चलो हम भी हथौड़ा मारते हैं, तो हथौड़ा मारा। तो एक ने हथौड़ा मारा तो उसका वो जो सामने उसके साथ एक लैब होती थी, मुझे याद है कि उसका जो आपका एक हैंडल होता है, हैंडल से उस जो हथौड़े का जो वो निकला, और वो शीशे को तोड़ता हुआ दूसरी तरफ जाके एक दो वहाँ के कुछ इक्विपमेंट भी तोड़ दिए। लेकिन ये आपको याद रहती हैं चीज़ें कि कैसे वो डेवलप हुआ था। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जो है ना फिजिकली इन्वॉल्व होना किसी चीज़ में। एंड अब आई थिंक जो अब एक टेक्नोलॉजी का दौर गुजर रहा है जिसमें एक डिस्कनेक्ट आ गया है, वेर यू नो देयर सो मच नाउ वर्क फ्रॉम होम या वर्क ऑनलाइन। बट ये जो आप बात करें, मतलब मेरे लिए भी एक है ना कि आप फिजिकली मतलब if you look at the सीरा as well, the Prophet sallam, he was involved everything physically as well. मस्जिद वो अपने हाथों से बंधा रहे हैं, खंदक वो खुद गो रहे हैं, वो जिहाद के लिए खुद जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सहाबा को भेज रहे हैं। एंड आई थिंक ये आज एंड ड्यू लाइक डॉक्टर साहब आपको क्या नज़र आता है कि हमारी जो अब एक जनरेशन आ रही है उसमें एक एपैथी आ गई है एक तरह से, मतलब जो आपने हिस्स की बात की, तो इन ए सेंस ऑफ कि अब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, उम्मा अभी इतने पेरिल में, हर जगह गजा में क्या हो रहा है, वी जस्ट फील लाइक कि लोगों ने हाथ उठा लिए कि बस सब कुछ भी नहीं हो सकता। वेयर डू यू थिंक ये एपैथी की क्या रीज़न है कि हम इतना डिस्कनेक्ट हो थोड़ा सा चुके हैं? मैं डिफर करूंगा आपके एपैथी से कैसे। मैं समझता हूँ कि अगर आप यूथ से मिलेंगे तो आपको रिएक्शन कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। बच्चे अगर आप देखें, मैं अभी बाहर गया, सब जगह गया, बहुत सारे लोग जो है ना चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बैकआउट्स हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और ये यूथ जो है ना वो ज़्यादा करता है, अपने माँ बाप को रोकता है कि हाँ, वो वाले जो हमारी जनरेशन वाले जो है ना वो उसमें थोड़ी सी एपैथी आ चुकी है, क्योंकि जब यहाँ से जा चुके हैं तो। और ये बेसिकली, लेकिन उस फैमिली, उसके बच्चे, उनका यूथ जो है ना वो एपैथेटिक नहीं है। वो कहता है कि जिसके अंदर है, वो आपको रोकता है कि जी आप ये नहीं करें। एक फ़र्क डेफिनेटली आ गया कि वो क्वेश्चन करता है, हम सवाल नहीं करते थे। हम अपने बड़ों से सवाल नहीं करा करते थे। उसकी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज का बच्चा कहता है कि मुझे जवाब दो, मुझे कन्विंस करो, और कन्विंस करके अगर करें तो वो फिर स्ट्रांगली उसको करता है, और वो उसको रीजनिंग चाहिए। हम लोग रीजनिंग वाले नहीं थे, हमारे ज़माने में रीजनिंग नहीं होती। बिल्कुल ऐसी। एंड डू यू थिंक दैट समटाइम्स यही जो चीज़ होती है, क्वेश्चनिंग सो मच, राइट, लाइक उसमें आपको क्या लगता है कि उसके क्या कॉन्स होते हैं, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल वेरी रिसेंटली मेरे घर में भी कोई फैमिली में आई थिंक कोई बच्ची थी कि एक होता है ना कि हम उसको कह देंगे भाई आपने नमाज़ पढ़नी है, आई डोंट थिंक वी एवर आस्क के क्यों पढ़नी है, राइट। एंड अब वाक़तन यू हैव किड्स 4 5, आई रिमेंबर, आई डोंट, मेरी बहन की बेटी थी तो उन्होंने ऐसे समथिंग लाइक दैट कि उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने उसको कहा कि नहीं अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे, तो उसने पूछ लिया कि अल्लाह ताला से क्यों खुश होते हैं। अच्छा, ये अब एक 5 साल की बच्ची का जो सवाल है, एंड हम ये ऑन अ डेली बेसिस स्कूल्स वगैरह में भी देख रहे हैं, तो इट्स एक तरह से तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आई थिंक आपने राइटफुली मुझे करेक्ट किया कि हमारी जो यूथ है उसमें एक जज्बा है, एक तो आई थिंक इट्स अबाउट बिकमिंग बिग, लीविंग अ लेगेसी, एंड बीइंग नोन, वैलिडेशन जो है आई थिंक उनको चाहिए होती है। दूसरा, आई थिंक दे आर वेरी कॉन्शियस नाउ ऑफ एवरी स्मॉल थिंग, माइनॉरिटीज़ की सपोर्ट हो गई, किसी की सपोर्ट हो गई, कहीं कुछ हो गया, उस सारी एक्टिविज्म को किस तरह पॉजिटिवली चैनलाइज किया जा सकता है, बिकॉज असल बात एक वही होता है है विजन और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन जो आपने करके दिखाई है, तो व्हाट इज द। देखिए, बात ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने जो ये उस तरफ लेके जाना, हम लोग समझते नहीं है। देखें, हमारा जो, अगर सीरत को देख लें,
उसकी बेसिक जो चीज़ है ना वो है रोल मॉडलिंग। ठीक है ना। अगर 5 साल की बच्ची को कहा जाता है कि जी नमाज पढ़ो, तो उसका मतलब है कि मैं जनरलाइज नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये हुआ होगा कि उसके जो फॉर्मेटिव ईयर में माँ बाप ने नमाज नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि जिस घर में नमाज होती है ना, उसका बच्चा जो है ना, जब 1.5 साल का नहीं होता है, वो आप देख रहे होते हैं कि वो आपको इमिटेट कर रहा होता है कि कैसे सजदा कैसे करता है, वो उसको नहीं है, लेकिन वो करेगा, आपकी कब्र पे बैठ जाएगा, आपके साथ ऊपर नीचे होते रहेगा। तो वो फिर वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे जब देखते हैं कि नमाज, मैं अपनी नवासी को देखता हूँ, अभी वो 2 साल की 2.5 साल की, ये पोती भी ऐसी है। और छोटी सी जो नमाज उसने बिछा दी है, चाहे टेढ़ी उधर करे, पट्टा पट्टा दुपट्टा नहीं, पट्टा पट्टा करती हुई अपने आप को बांधने की, तो होगा। तो उसको 5 साल की उम्र में कहना नहीं पड़ेगा। हम लोग देखिए, हम कहते हैं सच बोलो, लेकिन बाहर कोई आया बोला अब्बा घर पे नहीं है, टेलीफोन, अपने बच्चों को हम खुद झूठ बुलवाते हैं। आज के बच्चे, मतलब मेरी बेटी कहीं जा रही तो बेटी को बोल के जाती है, छोटी बेटी, कि मैं हैव टू गो हो, मैंने कहीं बाहर जाना है, काम से जाना है, तो आपने यहाँ रहना है अपने मम्मी के पास। अब वो नानी के या दादी के उसको ये कहने की क्या ज़रूरत है, बस छोड़ो, कहो बस ये है कि नहीं, उसको पता होना चाहिए कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं जा रही हूँ। तो वो रोल मॉडलिंग से ही चीज़ें आती हैं कि जी आपको उसको रोल मॉडल बन के दिखाना पड़ता है। और अगर खुद ना पढ़े, जहाँ माँ बाप नहीं पढ़ेंगे वहाँ बच्चा नमाजी नहीं होगा। वो बच्चा, आपने देखा है कि बहुत सारे मॉडर्न ख़ानदान के लोग जिनमें नमाज रोज़ा नहीं होती है, लेकिन उनका बच्चा तबलीग में चला जाता है, किसी वक्त चला जाता है, वो उस वक्त जाता है जब अपने दोस्तों के साथ देखता है। वो देखता है कि वो पढ़ाई भी कर रहा है, उसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है और ये कर रहा है, तो वो आउटलायर हो जाता है फैमिली के साथ। अब वो परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा मेरा हाथ से निकल गया है, मतलब ये सारी चीज़ें। और ये बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं, और वो किसी ना किसी माहौल से होती है। आपके माहौल के असरात भी आते हैं, और डेफिनेटली जैसी आपकी सोहबत है उसके साथ, और रोल मॉडलिंग के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, जो हर चीज़ करके दिखाई था, जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि जी I think like I would say कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आजकल का है ये कि फाइंडिंग इन जस्ट आइडेंटिफाइंग द राइट रोल मॉडल्स, कि अब कितने ऐसे रोल मॉडल सोसाइटी में हैं जिनसे हमारे यूथ लाइक जो यंगर जनरेशन वो इंस्पायर हो सकें। सो आई वांट टू आस्क यू एज वेल कि इवन फ्रॉम एक आप माशाल्लाह बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो आई एम श्योर कि एक सवाल ज़रूर जहन में आता होगा, बिकॉज यू सीन इट हैपन सो मेनी टाइम्स, कि द डे डॉक्टर अब्दुल बारी इज़ नॉट हियर, हाउ डज ऑल ऑफ दिस सर्वाइव? So how difficult was it finding the right people, and what do you think we should be doing as educationists in actually creating the future leaders and workforce of tomorrow who can actually sustain everything जो आपने माशाल्लाह जो ना अल्लाह ताला ने करवाया आपसे? देखिए, बड़ी बात ये है कि सबसे पहले, अच्छा ये भी तरबियत ऑर्गेनाइजेशन की थी, हमारी एक फ़िलासफ़ी थी, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसमें एक ख़ास बात ये कि 5 साल मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए, फाइनल ईयर में आप निकल गए, तो 5 साल यूनियन मेडिकल कॉलेज आप एंटर होते थे। फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर होते थे, नॉर्मल वर्कर्स होते थे, आपको वो मिलना शुरू हुए। 4th ईयर में आप एक कैबिनेट बनती थी, कैबिनेट के लोग होते थे, और जो आउटगोइंग कैबिनेट जो है ना, वो फाइनल ईयर में जैसे ही 4th ईयर से निकली, फाइनल ईयर क्योंकि मुश्किल साल होता था, अब तुम पूरा मुकम्मल पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, सब कुछ ये करो, वो एडवाइज़र्स हो जाते थे। अच्छा, और एडवाइज़र के बाद वो फिर फाइनल ईयर के बाद निकल गए, तो इट्स अ नॉन पॉलिटिकल DMC स्टूडेंट एक्टिविटी। तो वंस यू बिकम अ डॉक्टर, यू आर नो मोर अ PWA वर्कर, ठीक है ना। परपेचुअलिटी थी ना, तो यहाँ से 20 निकले और यहाँ से 20 आ गए या 30 आ गए, होता यही था कि 50-100 मेंबर बन गए, उसमें से फिर क्रीम निकलती है जो कि
सस्टेन करती है उसको, और वो आखिर में जाके 4th ईयर तक जाते रहते हैं, 25-30 रह जाते थे 100 में से, और फिर उसमें से कैबिनेट बनती थी, फिर उसमें से भी, और फिर कुछ लोग उसके साथ कंटिन्यू कर गए। दूसरी हमने कुछ इथॉस में ये डाला था कि हमने हमारे कि क्योंकि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो हमारे किसी भी मैगजीन में तस्वीर नहीं होती थी, किसी की भी तस्वीर नहीं थी, और ये हमारा वो था, और आज तक किसी की तस्वीर नहीं होती। वी आर अबाउट 1979 से अगर आज देख लें 44 ईयर्स की ऑर्गेनाइजेशन हो गई हो। एक दफ़ा एक की तस्वीर हमने लगाई थी, वो ये हुआ था कि हमारा एक वर्कर 4th ईयर में हमारी पोस्ट वहाँ पर हाइजीन का टूर होता था पूरे पाकिस्तान का, तो नॉर्थ में एक बस हमारी गिरी थी, उसमें से एक हमारा वर्कर जो है था वो उसकी डेथ हो गई थी, शहीद हो गया वो, उसकी एक मैगजीन उसी की तस्वीर थी। मैं जब ब्लड बैंक्स बनाने के बाद, मैं जब 2nd ईयर में था तो आई वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फिर 4th ईयर में जब मैं था तो मैं इसकी उस वक्त तक सबको होल ब्लड मिला करता था। ये प्लेटलेट्स पैक्सल अगर चाहिए होते तो वो लटका देते थे, वो सेडिमेंट हो जाता था, पैक्सल प्लाज्मा को फेंक देते थे। अब तो हर चीज़ यूज़ होती है, प्लाज्मा भी इस्तेमाल होता है, प्लेटलेट्स भी बनते हैं, प्लेटलेट्स चाहिए होता है फ्रेश ब्लड निकाल के दे दो। तो फिर मैं कॉम्पिटेंस बनाने की मशीन लेने गया, जर्मनी से आई, फिर मैं ट्रेनिंग करके आया, मैंने आगे सिखाया। उस ज़माने में PTV के एक प्रोड्यूसर थे इकबाल हैदर, तो उनके फादर दाखिल थे सिविल हॉस्पिटल के प्राइवेट विंग में, तो उनको ब्लड की ज़रूरत हुई होगी, उन्होंने देखा एक ब्लड बैंक में आया, बड़ा ज़बरदस्त, सिविल हॉस्पिटल के हिसाब से तो एक आलीशान जगह थी, उन्होंने ब्लड इस्तेमाल किया होगा, तो उन्होंने पूछा कि कौन है इसका, तो किसी ने मेरा नाम ले लिया कि जी आया, तो मुझे मुलाकात की उन्होंने मुझसे। उस ज़माने में वो एक TV में एक प्रोग्राम करते थे नौजवानों के लिए, फ़रोज़ा, तो उन्होंने कहा कि जी आपको हम बुला रहे कि आप आएँ। फिर हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई, 8 घंटे डिस्कशन हुआ कि बारी जाए कि ना जाए क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी इसमें शायद बारी को तो बहुत प्रमोशन मिल जाएगी, लेकिन PWA का इतना नहीं होगा उस वक्त के ज़माने से। तो हम 8 घंटे बाद दूसरे दिन वहाँ हम गए PTV ये बताने के लिए कि सॉरी हम नहीं आ रहे, जबकि लोग वहाँ पर सफारिशें लेते थे कि उसमें हो जाए। आखिर फिर उन्होंने, उनको लिए तो हैरानगी की बात थी कि यहाँ तो लोग सफारिशें ढूंढते और हम तो ये कर दिया। तो फिर उस पर ये हुआ कि एक दिन वो आए, उन्होंने कहा कि चलो हमारे एक नीलाम घर एक प्रोग्राम होता था, उसमें नौजवानों के लिए जमा किया हुआ, तो आप अपने कुछ लोग भेज दें। तो 25-30 वर्कर्स भेजे, उसमें शराइत के साथ भेजे, आप किसी का नाम नहीं पूछेंगे, आप किसी नहीं पूछेंगे, तो सवाल करने के लिए ये चीज़ें। तो उस चीज़ ने हमको एक आदत दिलाई कि जी हम एक नाम नहीं करेंगे, और वो आज तक 44 साल तक चल रही उसी इथॉस के साथ। आप कोई मशवरा दे सकते, एज एन एडवाइज़र आपसे मशवरा लेते थे, लेकिन करते वो थे जब वो कैबिनेट डिसाइड करती थी। एडवाइस ज़रूर ले लेते थे, बहुत सारे वो कहते हैं सॉरी सर कैबिनेट डिसाइडेड अगेंस्ट दिस। तो वो चीज़ एक बन गई कि लोगों को ट्रेन करें। दूसरा चीज़ जो है ना, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो आपका लीडर होना, उसके अंदर ये होना चाहिए कि ये आप किस वक्त पता नहीं है आपका, किस वक्त चले जाएंगे, इदारे को कायम रहना है। पर्सनैलिटी डिपेंडेंट कोई चीज़ सस्टेन नहीं करती। तो हमने ये उसी का होता है कि PWA चलती रही है, चलती रहेगी, तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसको सस्टेन करें, और लोगों को सिलेक्शन में दे दे और उसको एम्पावर करें, उसको डेलीगेट करें। मैं 2007 में जब हमने शुरू किया था, मैं डाउ में प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी था, और मैं सुबह वहाँ जाता था, मैं इंडस में पहुँचता था कोई शाम 3-3:30 बजे। 9 to 5 हमारे वर्किंग आवर्स होते थे। इस 2018 में मैंने अर्ली रिटायरमेंट लिया वहाँ पर, जब मेरी मूवमेंट ट्रैवलिंग बहुत होने लगी। तो इस 2018 तक मेरी सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी कि हमारे 15 हॉस्पिटल्स हो चुके थे, हमारे प्राइमरी केयर के हो चुके थे, हमारा बजट
10 करोड़ से कोई 57 अरब रुपये तक पहुंच चुका था। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है डेलीगेट करना। इससे मुश्किल काम कोई नहीं है। आपके अपने मन को मारना पड़ता है। इट्स रोज़ की जंग है, रोज़ की जंग है। शैतान तो लगा हुआ है ना आपके साथ कि यार वाली साहब आप तो फाउंडर हैं, लेकिन इसको रोज़ मारना पड़ता है। मैं तो सुबह भी ना उठ सकूँगा अगर अल्लाह ना चाहे। और हर ख़ानदान में आपके साथ ये मिलता है, आपको पता लगता है कि जी कि रात को सोचते नहीं उठे। और ये सिर्फ बूढ़ों की बात नहीं है, जवान बच्चे दोपहर को आए शाम को नहीं है। तो वक्त का तो किसी को नहीं पता है। फिर बात सवाल एक होता है सक्सेशन की कि सक्सेसर कौन होगा। हमने एक चीज़ ज़रूर देखी, मेरे पास कोई ये भी लेके आया ना कि जी मुझे ये, हमारी जो ग्रोथ है ना वो एक प्लान्ड ग्रोथ नहीं थी। हमारी ग्रोथ हुई है जब हमें एक विजनरी आदमी मिला या मिशनरी आदमी मिला। यार मेरा मिशन है, हमारी एक ब्लड सेंटर की खातून है डॉक्टर सबा जमाल, उनका पैशन है कि यार इस मुल्क में सेफ ब्लड मिलना चाहिए हर एक को, और वॉलंटरी ब्लड होना चाहिए। अब आप उनसे मिले तो जब वो अपनी बात कर रहे होते हैं तो यू कुड सी कि ये पैशन जो है ना उनका हर अंग बोल रहा होता है कि यार ये करना है मुझे। तो आपको पता लग जाता है कि यार ये है। तो जब हम इस लेवल पे लोगों को इंटरव्यू करते हैं और उनको मैं बड़े सीनियर लेवल का, तो मैं भी बैठता हूँ उसके, तो मैं कोई सवाल नहीं करता हूँ। आखिरी सवाल जिस पे जो मेक एंड ब्रेक होता है, मैं उनको एक वो दे देता हूँ, कार्डबोर्ड खाली, वाइट बोर्ड, उसमें कहते हैं ड्रॉ योर विजन। और मैंने आईवी लीग यूनिवर्सिटी के लोगों को रिजेक्ट किया है और मीडियोकर यूनिवर्सिटी के बंदे को उठाया है उस जवाब के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने प्रूफ करके दिखाया कि हम यहाँ तक हैं। और फिर आप जब काम करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये एक आदमी ऐसा है। तो वो करके और अपनी ज़िंदगी में मैंने 2022 में आई वाज अ फाउंडर CEO। 2022 में मैंने अपनी डे टू डे से अपने आप को निकाल दिया। CEO आ गया दूसरा, उसको बोला 3 साल के लिए तुम हो, 3 साल बाद मुझे तीसरा चाहिए, तैयार करना है। मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, मेरा काम अब डिफरेंट है। और ये एक साइकिल चल जाएगी। हमने रजिस्टर कराया ऐसे, लेकिन बड़ा आसान था। मैं एक ट्रस्ट बनाता, हम 4 दोस्त बनते, ट्रस्टी बनते, अस्पताल चलाते रहते। क्यों अपने लिए हमने सबसे मुश्किल जो लॉ पकड़ा कि सेक्शन 42 कंपनी बनाओ। हम उससे गुजरे हैं recently, I think 3 years it took, ठीक है कि उसको बना लिया, एक बोर्ड बना दिया अपने ऊपर जिसको हम जवाब दे हैं खुद। और ये मुश्किल होता है डेफिनेटली, क्योंकि कल को आप, और इंसान के अंदर से भी आता है यार मैं तो फाउंडर हूँ यार, मुझे अब क्या सवाल करने की ज़रूरत है। बट अकाउंटेबिलिटी तो हर एक की होनी चाहिए। तो वो चीज़ करना। दूसरी ये, जब मेरी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ कि जी सक्सेसर कौन होगा आपका, रिप्लेसमेंट कौन होगा, ये सवाल हर एक पूछता है। तो एक सक्सेसर बनाना तो है। तो मैं बहुत सोचता था कि किसी को, एक को तैयार करूं, 2 को तैयार करूं। तो मुझे एक चीज़ ख्याल आया कि यार सपोज मैंने आपको तैयार कर लिया अपना सक्सेसर कि जी यार यंग आदमी है एंड आई कैन सी अनदर 30 years ये ले लें क्या, ठीक है ना। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं बिल्कुल एक तरीके पे तैयार कर दिया इनको। अब मेरा पता नहीं है और इनका पता नहीं है कौन पहले जाएगा। अब एक आदमी ने मैंने तैयार कर दिया तो, और वो चला गया, तो मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। जब मैं सोच रहा था इसके पर सवाल सोचता हुआ तब तो मुझे एक ख्याल आया कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, 15-20 लोग ऐसे थे जो कि कुड बिकम द खलीफा, ठीक है ना।
हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान और बहुत सारे थे। तो अब यह है कि क्रिटिकल मास तैयार होना चाहिए आपके पास कि किसी वक्त भी 10, 15, 20 लोग होने चाहिए जो कोई भी रिप्लेस कर सकता हो, डिपेंडिंग अपॉन वो फिर जो खुदा का फैसला करा। उसमें पर सिर्फ ये था कि हज़रत अबू बकर के लिए ये हुआ कि जी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोगों ने तो माजरत कर ली कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, ठीक है। और हज़रत अबू बकर का फिर ये हुआ फैसला कि जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में आखिरी आयाम में 1-2 दफ़ा उन्होंने इमामत की, तो एक हुज़ूर का भी यही होगा कि खलीफा होंगे, तो वो एक उसने कर दिया। तो ऐसे ही एक क्रिटिकल मास बनाना ज़रूरी होता है कि जो ये काम करे। Were there like ऐसे लोग थे रास्ते में जो कहते थे नहीं होगा, एंड आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम करते हैं? बहुत सारे बड़े एक ऐसे चंद नहीं थे, अच्छा ये तमाम थे। अच्छा 19 मेरे अपने साथी जो कॉलीग्स हैं आपके? जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ को फाउंडर्स हैं, अच्छा वो भी कहते थे फ्री बारी नहीं हो सकता, हम्म नहीं हो सकता कि फ्री। मैंने कहा अल्लाह करेगा, कैसे नहीं हो सकता, अल्लाह करेगा। और फिर आम आवाम के सब 99.99% लोगों ने यही कहा था कि ये नहीं चलेगा। अच्छा 1 महीना, 6 महीना, साल आप पैसे लेना शुरू करेंगे। आज 16 साल हो गए। अच्छा एक हॉस्पिटल थे, 15 हॉस्पिटल, प्राइमरी केयर की क्लिनिक्स चल रही हैं, मोबाइल क्लिनिक्स है, बोट क्लिनिक है, ब्लड सेंटर्स हैं। हमारे पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम 51 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं। कोई तकरीबन समझे कि 13,500 एम्प्लॉईज़ हैं, 57 बिलियन का बजट है। और 57 बिलियन में कितने सिफर हैं मुझे नहीं पता, अकाई दाए करके मैं पहुंचूंगा, लेकिन ये बलूचिस्तान के हेल्थ बजट से ज़्यादा है। अच्छा तो वो एक साहब थे, उन्होंने मुझसे यही कहते रहते, वो भी शुरू किया। उन्होंने कहा तुम्हारा मॉडल मुझे बड़ा पसंद है और मेरा मॉडल ये करना चाहता हूँ कि जी वो रॉबिन हुड मॉडल, कि जो अफोर्ड कर सकता है उससे लें और जो नहीं कर सकता उसको फ्री करें। तो मुझे कहने लगे कि यार तुम्हारा मॉडल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि ऐसे चल सकेगा। मैंने कहा अच्छा ये बताए कि आपका जो मॉडल है जो आप कर रहे हैं तो उसमें कितना होगा? कि यार फिर भी मेरा 80% फ्री होगा, 20% से लोग लूँगा। मैंने कहा सही है। तो मैंने कहा जो अल्लाह 80% दे सकता है तो उसके लिए तो 100% देना भी कोई मसला नहीं है। तो वो 10 लोगों में से 9 लोग तो कन्विंस हो गए, तो ये फिर रह गए थे। फिर आखिर क्योंकि उमूमन में ये देखा है कि ये वाला मॉडल जो होता है एक जनरेशन के बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाता है। एक जनरेशन ये बात यकीन की है कि अल्लाह ताला की हेल्थ केयर कभी भी बिका नहीं था। इस्लामिक हिस्ट्री में सराय, हेल्थ केयर और एजुकेशन कभी बिकी नहीं थी। ठीक है, जो भी तबीब भी जो थे वो कोई और, उनका माश कोई और होता था और बाकी वो तिब जो है ना वो फ्री करा करते। तो अनफॉर्चुनेटली अब वो सोसाइटी ऐसी हो गई है कि अब ये बिकम अ प्रोफेशन, मतलब ये तो बिजनेस बन गया है, प्रोफेशन नहीं है। इसी तरह जब आपने पैशन की बात की, टॉकिंग अबाउट अदर डॉक्टर जो ब्लड बैंक को देख रही थी, आज जो बच्चा पैशन की जब बात करते हैं ना कि व्हाट इज़ योर विजन, तो वो सब पैसे पे होता है, ठीक है। और वो बिकॉज वो सेंटर की पैसा होता है और मैं हर चीज़ का जो सोल्यूशन एंड पे निकल रहा है कि आई विल एंड अप अर्निंग दिस एंड डूइंग दिस, ठीक है। उनकी सक्सेस इस तरह से, ठीक है, जो आजकल का यूथ है, ठीक है। एक तो वहाँ पे बहुत डिफरेंस है जनरेशनल। दूसरा ये कि बहुत सारी मिजरी आज भी है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। अब गज़ा छोड़ दें, यहाँ पे हमारे लोकल में बात करें, हेल्थ है, एजुकेशन है, पानी पीने को नहीं मिल रहा, मल्टीपल और चीज़ें हैं।
we try to avoid looking at that misery and we look away and say कि you know because I cannot do anything and I better not look at it. मैं अपनी life enjoy करता हूँ because I cannot do much about it. एक ठीक है. So because वो passion नहीं है and I want to avoid this kind of challenge because मुझे लगता है कि मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ और मैंने अपनी satisfaction रखी हुई है उस remainder पे कि I want to have good vacations, have a good car, I want to have this fancy office, but maybe I want to be a fashion designer, या maybe run a TV channel, whatever. ठीक है. So लोग उस तरह की सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे होते हैं. आप अपनी पूरी की पूरी उसमें बिकॉज जैसे एक स्टॉप होता है ना कि बैंक हमने बैंक बनाना था, ब्लड का बन गया, एक हॉस्पिटल बनाना. व्हाट केप्ट यू गोइंग? क्या दिस इज इट, अब तो हो गया ना, मैं करना चाहता था, ये भी हो गया, फिर किसने कहा दूसरा कर दें, तीसरा कर दें, चौथा, 15, 20वां. यू नो, घर वालों ने नहीं कहा कि यार बस करो, रेस्ट कर लो, ठीक है, मुझे भी टाइम दे दो. बच्चों ने कहा बाबा बाहर ही रहते हैं. दीज आर ऑल दोज क्वेश्चन. जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो कोई भी करना भी चाहे, पहली बात तो ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता पागल, ठीक है, जो आज ये करेगा, ठीक है. और अगर करता भी उसके घर वाले मतलब कहेंगे कि भाई क्यों, तुमने ठेका लिया दुनिया का. देखिए, एक तो वो अनफॉर्चुनेटली जो अगर हम देखें एक जनरेशन के बाद से हमारी जो एक है ना तालीम और तरबियत, अनफॉर्चुनेटली तालीम को हमने कभी किसी हद तक पा लिया है, लेकिन हम तरबियत को भूल गए और हमें तालीम ही रखी चीज़. और मैं अब कहता हूँ लोगों को, आप लेकिन तरबियत और तालीम करें, इसको चेंज कर दें और लिखें तरबियत और तालीम. तरबियत करेंगे तो तालीम आई जाएगी, तालीम से तरबियत नहीं आती. ठीक है. और फिर वो यही होता है कि देखें, आपको मकसद जो है ना आपका, हमने बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ और बहुत मुश्किलात देखी हैं सब कुछ. एक बड़ी फैमिली, छोटे घर में रहना, और फिर उसके बाद कराची में रहते थे, ओरिजिनली पेशावर से, पेशावर सारी फैमिली पेशावर से. उस ज़माने में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो आती हैं वो कराची से जाया करती थी. तो जिसने आना है वो हमारे घर पे ही रहना है, आके उस दर से गुजरना है. या चलो छुट्टियाँ ही हैं तो मामू के घर चलते हैं या चचा के घर चलते हैं, मतलब आ गए. तो वो, और फिर घर का माहौल जो है ना वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बुज़ुर्गों का आना जाना रहना. अब नॉर्म्स थे कुछ, जैसे ये कि जी मगरिब की अजान के बाद आप घर नहीं आ सकते थे. अब मगरिब की अजान सुनी तो अब उससे पहले या तो उस निकलते हुए मस्जिद चले गए वालिद साहब के साथ, या कभी कहीं भी. तो मैंने नहीं देखा. मैं अपनी जब मेडिकल में आ गया, जब जाके तब जाके मेरा टाइम नहीं होता था कि जी जिस वक्त भी आ गए. हमने आज तक, मैंने सिनेमा की शक्ल नहीं, मैट्रिक तक घर पे सिनेमा जा ही नहीं सकते थे. कोई भी सिनेमा में नहीं जा सकता था. हमारे किसी बहन भाई ने सिनेमा में नहीं गए थे. अच्छा, फिर वो मेडिकल में मैंने पहली दफ़ा सिनेमा की शक्ल देखी जब मैं मेडिकल के 3rd ईयर में था, जो कि कॉलेज से वो एक जिना फिल्म कॉलेज की पूरी कॉलेज गया था, हमको दिखा दी थी वहाँ जाके. तो मैंने शक्ल ही पाकिस्तान में सिनेमा की नहीं देखी थी एट द एज ऑफ 18-19 साल की उम्र में जाके. फिर आपके साथ वो होता ही नहीं. तो उस माहौल में रहने से आपकी बड़ी चीज़ें होती हैं. और बात यह है कि, और फिर जब वो हर जुमेरात को हमारे यहाँ जो है ना वो आयत करीमा का ख़त्म होता था, वो मैंडेटरी होता था कि हर एक ने पढ़ना है. उसमें कोई एक हदीस पढ़ ली या कुछ कर ली, ये रोज़ की बातें, तो वो आपके अंदर इम्बाइब पूरी होती थी, सुन रहे होते थे, समझ रहे होते थे. अनफॉर्चुनेटली हमने जब एजुकेशन ने आपको ये बता दिया कि आपका ये जो आपका विजन ये है कि आपने जो है ना, मैंने IBM का CEO बनना है. किसी से पूछे ना तो मैंने ये बनना है, मैंने इसका वो बनना है, मैंने इसका वो बनना है. हमारे घर में पास पड़ोस में पुलिस वाले भी रहते थे, वो भी रहते थे, बैंकर्स, कुछ रिश्तेदार बैंक में भी थे. उनके घर से कोई चीज़ आती थी, हमको खाने की इजाज़त नहीं थी, हम नहीं खाया करते कि ये सूद का पैसा है. मतलब इस किस्म की चीज़ें, जब वो माहौल की चीज़ें होती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें. और हमने अब असल में हमने
तरबियत जब नहीं की तो हमने पर्पस ऑफ लाइफ नहीं बताया किसी को। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ अगर पता होना तो ये सारी चीज़ें विजन आपको सब कुछ मिल जाता है ना। देखिए ना, डिड आई मिस एनीथिंग इन माई लाइफ? नो। जब मैं ये कर रहा था लोग मुझे कहा करते थे, एक तुम्हारे बच्चे तो अब पीयर्स है ना, कार्डियक सर्जन है, कार्डियक सर्जन आज का कार्डियक सर्जन 4000 घर में उसका घर है, 2 मर्सिडीज चल रही हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो तो ये कहेगा पागल हो गए क्या, बच्चे रुल जाएंगे, वो कुछ करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे मेरे माशाल्लाह हर एक अपनी तालीम में किया, और मेरे बच्चे ने किसी ने मेरे नाम से अपने आप को आगे नहीं लेके गया। नहीं तो प्रोफेसर ऑफ मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर, हमारे ज़माने के प्रोफेसरों के बच्चों की पोजीशनें आया करती थी जो डिज़र्व करते या नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे थे जो डिज़र्व नहीं करते थे, उनकी पोजीशन मिलती थी, डिस्टिंक्शन मिलती थी, वो सबको पता होता था बेटा आया हुआ है। और मेरे बच्चे मेरे से लड़ते थे कि आपने ये नहीं बताना कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। तो वो, और ना मैंने कभी कहा उनको, और सब काम अपना उनके साथ अपने पढ़ते थे, अपना किया, अच्छी पोजीशन में पहुंचा दिया बच्चों को। अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, नेक हैं, तीनों की शादियां हो चुकी हैं। 24 साल की उम्र में तीनों की शादी कर दी थी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ मिल गया, यहाँ भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। आपकी बात गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, चलती है, मर्सिडीज नहीं है, और ना मुझे इस पे बैठने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब आप अब इधर उधर देखते हैं, और कराची में तो अब जब देखें छत के ऊपर लोग मिनी बस की छत पे बैठे हुए हैं, गर्मी सर्दी सब कुछ है, तो आपको फील होता है कि भी तो हमारे तरह इंसान है। तो लोगों को ये बता देना, और अल्लाह ताला हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने बड़ा आसान विजन बता दिया है। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वो आपको अल्लाह ताला ने पेपर आउट किया हुआ है, हम अनफॉर्चुनेटली समझते नहीं। वो ये है ना कि वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम समझते हैं कि इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है, ये तो बुनियादी अरकान हैं ईमान के, इस्लाम के। हमारी हर चीज़ इबादत है जो कि ऐसे की जाए जैसे अल्लाह ने कहा है इसको। हम सब अपने हक की बात करते हैं। मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँ तो आपका हक अदा हो जाता है। मेरा फ़र्ज़ है कि मेरा पड़ोसी भूखा ना सोए, मेरा फ़र्ज़ है कि उसकी नींद में खलल ना आए। मैं टीवी अपनी ज़बरदस्त म्यूज़िक लगाता हूँ, ज़बरदस्त लाउड, और उसको मुझे कोई परेशानी नहीं है कि पड़ोस में कोई बीमार है, कोई वो है। तो ये तो अगर ये मैं करता हूँ, अगेंस्ट उसके करता हूँ, कि ख्याल करता हूँ कि उसको तकलीफ़ ना हो, वो ना हो, तो मेरी ये इबादत है। सड़क पे चलना जो है ना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना इज़ गुनाह है। हम समझते नहीं, हम समझते। तो वो इसलिए आप तमाम चीज़ें वैसे करें जैसे तो आपका फ़र्ज़। वो तो असल मिशन वही है कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। क्या मेरा IBM का CEO बनना मुझे वहाँ लेके जा रहा है या नहीं ले जा रहा है? हाँ, हो सकता है कि मैं उससे, मेरी सोच क्या होगी कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ, और उसके लिए इसलिए बनना चाहता हूँ कि उससे ये होगा, तो वो कर सकता है। लेकिन अपना मकसद, अल्टीमेट पर्पस अपनी लाइफ में ज़रूर अपने साथ रखेंगे तो ये चीज़ें मिल सकती हैं। दोस्तों आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि once again it is something personal, but कि you know one of my ustads they once said कि आप जो है हम जब किसी की भी बात करते हैं जिसने कोई दीन का काम किया है, so let's say you know इमाम बुखारी is an example, you know उन्होंने इतनी बड़ी हदीस का अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया, तो he always used to say कि don't look at the book of hadith, like ठीक है उन्होंने वो काम किया, always do तफक्कुर on the fact कि इमाम बुखारी ने अपने आप को अल्लाह ताला से किस तरह कबूल फरमाया, मतलब यू नो कि हाउ डिड ही कन्विंस अल्लाह सुब्हानहू ताला कि अल्लाह ताला आप मुझसे काम ले लें, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा उनसे काम लिया। तो इफ़ यू लुक बैक एट योर लाइफ, वो वर लाइक इफ़ यू वुड पिक, मे बी आई डोंट नो, अगर एक पिक कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज़ समथिंग दैट स्टैंड्स आउट, जो आपको लगता है कि हाँ यार हो सकता है कि
ये मेरी एक ऐसी मेहनत थी या फ़िक्र थी या सोच थी जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया? मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना वो मेरा यकीन हम्म, अल्लाह के ऊपर बस। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जी, और ये गैर मुतज़ल्ज़िल यकीन है। अब कैसे आया ये अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से आया, नहीं तो मेरे अपने बस की बात नहीं। हम्म, और ये भी जो भी करा लिया है ये जो है, और वही एक चीज़ है जिस पे यकीन है जिसके ऊपर, और इसमें भी मेरे वालिदैन की तरबियत और उनकी दुआएं। तो मेरा अपना क्रेडिट कम है क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जब करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये कुछ चीज़ें, जैसे मैं कहीं बात कर रहा हूँ, किसी से बात करता हूँ जाके, कोई मैं सिंपल सी बातें होती, मेरी कोई इतनी कोई जोशदार तकरीर नहीं होती है, धुआंधार तकरीर नहीं होती है। मैं अपनी जर्नी बयान करता हूँ कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। और हमेशा हर टॉक के बाद कहीं भी जब भी जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कुछ मेरी अल्फाज ऐसे जो मेरी वोकैबलरी के नहीं हैं, वो ऐसे निकल आते हैं, और आई कुड सी द इम्पैक्ट ऑन पीपल फेसेस। और जिस तरीके से लोग बात करते हैं मुझसे और जिसके, तो मुझे अपनी आपके, लेकिन इंसान आपकी बहुत कोई तारीफ करे कि आप ये हैं तो आप वो हैं वो हैं, अपने आप को आदमी को पता होता है कि वो क्या चीज़ है, उसके दिन रात क्या होते हैं वो उसको पता होता है। और मैं अभी भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना, हिसाब में पकड़े गए तो हम नहीं निकल सकते। अल्लाह का करम ही जो है ना, रहम और करम ही हमको निकाल सकता है। अगर अपनी एनालिसिस, अगर सही एनालिसिस करें तो आपको एहसास होगा कि आप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कमियां हैं जिसके ऊपर अल्लाह पकड़ सकता है। और मैं यही कहता हूँ कि अगर एग्ज़ामिनर, हमारा जो वर्ल्डली एग्ज़ाम में, इम्तिहान में आप जाएं, किसी भी आप वाइवा के लिए बैठे हुए हैं, आज एग्ज़ामिनर ये डिसाइड करके आ जाए ना कि मैंने इसको फेल करता है ना, तो कोई भी ताकत, आप जितने भी पढ़े लिखे होंगे, आप पास नहीं हो सकेंगे। अगर वो डिसाइड करके आ जाए कि आज मुझे इसको मैंने पास नहीं करना है, तो वो डिसीजन नहीं, वो जेन्युइनली बात करे तो ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन अल्लाह से तो हम सवाल भी के भी काबिल नहीं है कि अल्लाह ताला कोई भी सवाल करे, अल्लाह तो बेहिसाब ही निकाल दे तो शायद जा सकेंगे। आपको अभी खैर ऑब्वियसली इतनी एक लंबी जर्नी थी, बट लाइक डू यू हैव एनी रिग्रेट्स कि आप कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, या यू थिंक दैट माशाल्लाह, एक तो खैर अल्लाह की मदद होती भी है, बट फ्रॉम एन असबाबी पॉइंट ऑफ व्यू डू यू थिंक दैट एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस, या एक मुस्तकिल होता है ना कि मैं एक काम करता हूँ एंड देन आई रेक्टिफाई, फिर मैं काम करता हूँ एंड आई रेक्टिफाई, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा डिटरेंट बन जाता है कि उनसे बार बार अपने आप को इम्प्रूव करना, या अपना जो एक मुहासबा होता है बार बार करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो हाउ मच वॉज दैट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, जिस सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ? नहीं, आपके कुछ एक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप उसके रिव्यू करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, आप बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप चीज़ों को इस बात के लिए तैयार हों कि आप अपनी गलती को मानें, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पे, और ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने इतना ज़र्फ़ दे दिया, इतना करम दे दिया कि अपनी गलती को कह दिया किसी से। बाज़ दफ़ा आप गुस्से में कोई चीज़ कह जाते हैं, जो कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है, लेकिन फिर भी हो जाता है, इंसान है कि इतना कभी हो जाता है। और फिर मैं उसको समझ लेता हूँ कि यार ये कुछ मेरे, तो मैं गलती को चाहे किसी से भी हो, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, वो है। और चेंज करने के लिए देखें, जो चैलेंजेस हैं ना हमारे इस हेल्थ केयर के अंदर, दिल तो मेरा ये चाहता है कि कोई बीमारी ना हो। अभी जब मैंने अपनी पोजीशन लिया तो अब मेरा, बस मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी दे कि जो मैं
ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, हॉस्पिटल है ये वाला हॉस्पिटल जो है ना, तो ये कुछ इसकी जो डेमोग्राफी चेंज हो जाए, या सिर्फ छोटे बच्चे ही आए यहाँ पर और या बहुत बूढ़े लोग आए, क्योंकि मेरा जो प्रिवेंटिव साइड है, पब्लिक हेल्थ का जो साइड है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाए या प्राइमरी केयर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि मुझे इस अस्पताल की ज़रूरत ही ना रहे। और ये मैं सिर्फ मफरूज़े पे नहीं, ये कि मेरी एक होता है ना कि विश लिस्ट है, ये मेरी विश लिस्ट नहीं है। इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं दुनिया में। 1986 में जब मैं सिविल हॉस्पिटल कैजुअल्टी बना रहा था, पोस्ट बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था 86 में कराची में, तो उस वक्त एक साहब मेरे लिए एक वो लेके आए एम्बुलेंस हॉलैंड से डोनेशन में। इट वाज द फर्स्ट मर्सिडीज एम्बुलेंस इन पाकिस्तान। तो वो दे के चले गए, तो जानते वक्त मुझे उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा हॉस्पिटल ला के डोनेट करा दूँ वहाँ से। अच्छा, उस वक्त मैं यंग डॉक्टर हाउस जॉब कर रहा था। अच्छा, मुझे हैरान हो लगी ये पूरा अस्पताल कैसे डोनेट करा लेगा। तो कहने लगे, डॉक्टर साहब हॉलैंड में हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं क्योंकि मरीज़ नहीं है। वही बच्चों का हॉस्पिटल है या बूढ़े लोगों का हॉस्पिटल है। 1986 और आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ मुझे पेशावर में भी अस्पताल बनाना है, मुझे कोयटा में भी बनाना है, मुझे गिलगित में भी बनाना है, मुझे चतराल में भी बनाना है। कोई मुझे कहता है इस्लामाबाद में भी बनाओ, कोई कहता है मेरे हैदराबाद में भी बनाओ। जो जहाँ का मिलता है, मुझे यूके में मिलता है, कहते हैं यहाँ का, कश्मीर वाला कहते हैं AJK में बना लो। तो इसी दुनिया में आज से कितने साल हो गए, 86 से आज आप सोच लें 38 ईयर्स। और आज हम सोच रहे हैं कि यहाँ और नामुमकिन नहीं है। हम 5 साल लग के कर दें तो ये हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। और जब यकीन का साथ हो तो फिर तो और ही मसला नहीं है। हो सकता है 5 में नहीं 4 में हो जाए, 3 में हो जाए। तो अल्लाह ने तो कहना कुन फयकुन, और हो जाना है। जस्ट टू एंड द कॉन्वर्जेसन, एक तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें बहुत टाइम दिया। आई वांट टू आस्क यू कि इफ़ देयर इज़ वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू आजकल के जो आपके नौजवान हैं, स्कूल्स में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कि बिकॉज व्हेन वी डू इंटरेक्ट विद द यूथ, तो एक चीज़ जो हमने पहले भी बात की थी कि आजकल की जनरेशंस में ये कॉमन है कि उनको कुछ करना है बड़ा। हमारी इवन फॉर मिलेनियल्स थे, हमारे अम्मी अबू थे, बहुत सेटिस्फाइड होते थे विद बीइंग मीडियोकर। ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट आजकल आपको ये यूथ में नज़र आ रहा है, कुछ इम्पैक्ट सोशल मीडिया का है, आपको इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स नज़र आ रहे हैं, वो लाइक्स एंड व्यूज़ एंड ओवरनाइट लोग फेम ले रहे हैं। तो आप क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे फ्रॉम योर ओन सॉर्ट ऑफ फ्रॉम योर ओन हम्बल बैकग्राउंड to now being Dr. Abdul Bari Khan? You can walk into any room and room and people recognize you. And so is being this well known worth it? Would you change that? And secondly, अगर ठीक है आप इस पाथ पे जा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं मैंने इम्पैक्ट करना है, तो हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड? आप अपने रूट्स पे कैसे कनेक्टेड रहते हैं? देखिए, बात तो ये है कि डेफिनेटली आज का यूथ तो, और मैंने जैसे भी कहा था कि आप पैशनेट है, डायरेक्शन की ज़रूरत है, और डायरेक्शन मिल जाए तो बड़ा अच्छा काम कर सकता है। और मैं आजकल यूथ्स में जा रहा हूँ और इसीलिए जाता हूँ कि ये फ्यूचर है हमारा एक प्रोग्राम मैं बताया था कि जो स्टूडेंट्स के लिए, ओ लेवल, ए लेवल के लिए हमारा, अब तो यूनिवर्सिटी के लिए आपको कंपलसरी भी हो जाता है कि आपकी कम्युनिटी वर्क का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो उस वजह से भी लोग आ जाते हैं, लेकिन हम तो फिर सर्टिफिकेट देते हैं तो काम करा के देते हैं ना। अच्छा भाई, जब एक रियलिटी में जगह में आता है ना और वो देखता है, क्योंकि एक आदमी एक हाई क्लास में है, उसके घर पे सब कुछ मौजूद है, वो गाड़ी उसकी अलग है जो उसको ले जाती है, वो जाती है, वो जाता भी उस इलाके में, कभी उसने देखा नहीं। जब वो यहाँ देखता है तो उसको एहसास जल्दी होता है, क्योंकि उसको डिफरेंस पता लगता है। तो वो फिर जो है ना
उस पर इम्पैक्ट आता है। तो हमारे आए 2 साल उस वक्त से चल रहे थे। ओ लेवल के बच्चे आज हमारे पास कुछ लोग कंसल्टेंट लग गए आके, माशाल्लाह। और वो डिफरेंट आते हैं, उनका वो भी डिफरेंट है। तो इसलिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि यकीन अल्लाह पे आप कर लें, और गैर मुतज़लज़ल यकीन होना चाहिए कि नहीं ये है, जब मैं कह रहा हूँ तो है। तो एक साहब के पास गया तो उन्होंने कहा था कि जी ये कैसे होगा? मैंने कहा अल्लाह करेगा। वो तो ठीक है अल्लाह करेगा, लेकिन जैसे कहा लेकिन, मैंने कहा देखें जब हम कहते हैं अल्लाह करेगा तो अगर मगर लेकिन की गुंजाइश नहीं, मेरे नज़दीक ये शिर्क है। तबलीगी आदमी थे, कहने डॉक्टर साहब हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, अल्लाह आसमान से तो नहीं फेंकेगा। तो मैंने कहा आप दे देंगे? कह मैं दे दूँ, मैं मर गया। मैंने कहा नहीं, मेरा स्टैंस वही है कि अल्लाह करेगा। आप बहस कर रहे हैं, आप समझते हैं आपके बच्चों के पास एक ऑप्शन है, मैं समझता हूँ आपके बच्चों के पास 3 ऑप्शन है। तो यूँ ऐसी तरबियत तो की है कि आपकी सुन्नत तो जारी रखें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अल्लाह ताला उनको आपसे 2000 गुना ज़्यादा दे, मुझे 2000 गुना ज़्यादा दे। और तीसरा ऑप्शन जो आपका खर्चा है कि वो ना करे। अगर ऑप्शन पहला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा है तो सुभान अल्लाह, और तीसरा है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने किसी और आदमी को डिफ़ाइन कर दिया, वो वहाँ से टेक ओवर कर लेगा। इट्स नॉट यू, इट्स नॉट मी, ये अल्लाह है जो करके दे रहे हैं। और मैं जिस आदमी के पास इस यकीन के साथ गया कि इसने मुझे पैसे देने हैं, वहाँ से कभी नहीं मिला। अल्लाह से माफ़ी भी मांगी है कि अल्लाह में मेरा नज़र उधर है, लेकिन तू कोई ना कोई बहाना बना देता है कि लिक्विडिटी का मसला है, कुछ ये है, तो वो करें। और जब उस पर कर लेंगे तो फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सोचते नहीं हो जाता है। कोई चीज़ जब उस स्टेज पे आ जाते हैं ना, तो अब आप ये सोच रहे होते हैं तो वो आपके सामने सुबह ऐसे हो जाता है जैसे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, वो अल्लाह ने कर डाला। और इतनी एग्जांपल्स है, इतनी चीज़ें हैं, और लोग फिर जो दुआ कर रहे होते हैं आपके साथ, आप किसी के साथ खैर करते हैं तो वो दुआ कर रहा होता है, उसकी दुआ, और ख़ास तौर पर मरीज़ की दुआ ना, वो अनइंटरप्टेड जाती है। वो इतनी स्पीड से जाती है कि आप सोचते नहीं है कि, और ज़िंदगी में अल्लाह ने, जैसे मैंने कहा कि क्या करना है, हमने क्या करना है, कुछ चीज़ साथ नहीं जाएगी, सब यहाँ रह जाना है। बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे अपने जगह पे पहुँच जाएं, आप शुक्र अदा करें, वो सारी चीज़ें करना यही है। अगर आप यही कहेंगे कि कल भी मैंने क्या करना है, मैं यही करूँगा, कि लेकिन इस चीज़ के लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने हमसे ले रहा है। सारी उम्र भी सजदे में पढ़ के अल्लाह में का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने हमको इस काम के लिए चुन लिया। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने चुन लिया। मैं नहीं चाहता कि जो आपने कहा कि जी लाइव लाइट पे आना, ये कभी भी नहीं चाहा, लेकिन वही चीज़ ना चाहते हुए भी मिल गया, वो अल्लाह ने दिया ना। और जो चाहते हैं, और डिफरेंस होता है ना। देखें, एक मैं टीवी इंटरव्यू पे बैठा हुआ था, तो मुझसे एंकर ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप जो काम कर रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, बड़ी तकलीफ़ें हैं, बहुत कुछ है, एंड इट इज़ अ थैंकलेस जॉब। तो मैंने कहा यार, सो आई बेग टू डिफर विथ योर ओपिनियन, इससे आसान काम कोई भी नहीं है अगर आपका मंबा सही है, और इससे ज़्यादा थैंकफुल जॉब कोई नहीं है। आप उस वक्त सोचें कि आप उस आदमी से पूछें जो कि इन स्पाइट ऑफ ट्रंकुलाइजर उसको नींद नहीं आती है, और मैं जब मेरे घर वालों को मुझसे सिर्फ एक शिकायत है कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो चुका होता। इतने सुकून की नींद आती है, क्योंकि मेरा तो है नहीं, मेरा पैसा नहीं लगा हुआ, मैं कर नहीं रहा। जो ज़ात कर रही है, वो ना सोती है, तो उसके पास सिफर की हद है, उसने कहना है कुन फयकुन और हो जाना है।
डेफिनेटली अब जैसे कहीं लाइमलाइट पे आए के लोग पहचानते हैं, एयरपोर्ट पे भी आपसे मुलाकात हो गई, आपने पहचान लिया, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि लोग मेरे साथ चलना मुश्किल कहते कि यार तुम्हारे साथ मुश्किल है, वहाँ पहुँचते पहुँचते में हमको घंटा लग जाता है किसी जगह से। तो और वो फिर जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो आपको खुद शर्मिंदा हो रहते हैं, वो कुछ आपके लिए इतने कलाबे मिला रहे होते हैं कि आदमी कहते हैं कि यार बस बहुत हो गया, आदमी शर्मिंदगी में रहता है। हम आज से कुछ 6-8 महीने पहले एक बोर्ड मीटिंग हमारी लाहौर में थी, तो हम सब कराची से आ रहे थे। ट्रैवलिंग बहुत होती है तो आपको अमला पहचानने लगता है कि जी डॉक्टर साहब आए हुए हैं। तो हम सब बोर्ड वाले भी थे, मेरे वाइफ भी मेरे साथ थी। तो जो वो हमारी PIE की फ़्लाइट थी उसकी पर्सर थी, चीफ पर्सर। तो सलाम दुआ होगी कि कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं। थोड़ी फ़्लाइट का टाइम हुआ तो मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब मुझे पता है कि आप कुछ खाते नहीं हैं जहाज़ में, चाय आप पीते नहीं हैं, तो आपकी क्या खिदमत करूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करें डॉक्टर साहब, मैंने उनसे कहा ऐसा करें कि मेरी वाइफ को जो है ना आपकी ये जो चाय होती है वो पसंद नहीं है, आप इनको एक कड़क चाय पिला दें। तो उन्होंने चाय बना के उनको ही नहीं पूरी हमारी पूरी 8-10 लोग थे बोर्ड के, सबको पिला दी चाय। हम जब लाहौर पहुंच गए, लाहौर उतर गए तो हम सब उतर के देखे हमारे चेयरमैन साहब नहीं पहुंचे अभी तक, तो हम वेट कर रहे थे। तो उनसे पूछा कि जी आप कहाँ रह गए थे, हम साथ ही सीट के साथ साथ की थी, तो आप कहाँ रह गए थे। कहते मैं रुक गया था। उसमें होस्टेस से मैंने पूछा कि क्या बात थी कि आपने डॉक्टर साहब ने कहा और आपने ये चाय बना के दी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं ना मुझे पता उनके लेके, और मैं देखती रहती हूँ उनका। मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पहली दफ़ा अपने हाथ से चाय बनाकर मैंने पिलाई है आप लोगों को। इस जहाज़ में प्राइम मिनिस्टर भी गए, प्रेसिडेंट भी गए हैं, मिनिस्टर्स भी जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी गए, आज तक किसी को नहीं पिलाई। इससे ज़्यादा थैंकफुल जॉब क्या हो सकती है। नहीं, आई रियली होप दैट जो लोग सुन रहे हैं, स्पेशली जो नौजवान हैं, दे टेक दिस टू हार्ट। वो यकीनन बातों को इंटरनलाइज करें कि आई थिंक कि इन द परसूट ऑफ दुनिया, जो कि ठीक है दुनिया कमाना भी जायज़ है, हलाल बंदा कमाए, अपनी ज़िंदगी बेहतर करे, मगर एक हायर पर्पस हो। एंड आई थिंक वो जो सेटिस्फैक्शन है जो मुझे आपकी सिर्फ बातों में भी आपकी मुझे आपके फेस पे भी नज़र आती है, कि देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन के एक अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ समथिंग दैट इज़ मच बिगर एट वर्क। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ना किसी ना किसी दर्जे में दीन के लिए कबूल फरमाएँ और दीन का काम लें। आई वुड अर्ज द पीपल हु आर लिसनिंग टू जेन्युइनली support Indus Hospital Network, and I would want people to actually think about giving it their life, because कभी कभार I feel कि उस दिन भी हमारी किसी बात हो रही थी कि हर कोई आज अपना इदारा बनाने के चक्रों में, and I think there is more collaboration that is needed because नहीं बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बहुत जो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ें चलना, इंडस हॉस्पिटल को चलना कोई मसला नहीं है, कोई भी नहीं है इसमें। बहुत थोड़ा सा देखिए अल्लाह ताला मैं हमेशा ही कहते जो काम भी करें आप कंसिस्टेंटली करें। आप तिलावत भी करें तो आप एक रुकू पढ़े रोज़ पढ़ें, ठीक है ना। कोई भी अच्छा काम करे रोज़ करें, सदका करें रोज़ करें, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है। मैं अभी अपना हिसाब लगा रहा था कि अगर हमारा जो खर्चा है अभी पूरे नेटवर्क का, मुझे थोड़े से लोग चाहिए। कराची सिर्फ जो है ना वो कोई तकरीबन हमारा कोई 1 लाख आदमी जो है ना वो कोई 10 अरब रुपए का कराची का खर्चा है सिर्फ। 10-12 बिलियन अ मंथ। 1 लाख आदमी 10,000 रुपये महीना दे दे, खत्म हो गया। मैं यूके कहता हूँ कि 1 पाउंड दे दो ना तो 30 पाउंड 10,000 रुपये हो गए हमारे, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है ना। और 1 लाख आदमी तलाश करना कोई मसला ही नहीं है, सारी चीज़ें। और यूथ की मैं जब स्कूल्स में जाता हूँ बच्चों के साथ जाता हूँ, मैं लियारी के स्कूल में गया। अब लियारी एक आप देख लें कराची का लियारी, गरीब इलाका, वहाँ के स्कूल के बच्चों के साथ ये मनी बॉक्सेस दिए उनसे कलेक्ट कर रहा था। तो मैं बात कर रहा था इन बच्चों से, बात करें जब ये बात करते हैं ना तो आपको अपने अंदर और विगर होता है और
आज समझ में आती है कि यार ये तो, और आपको यकीन बढ़ता रहता है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होना है। तो मैं बच्चों से जब, अब उन बच्चों ने कोई तकरीबन 2.5 लाख रुपए जमा किए थे लियारी, ऊपर मोहल्ले में जाके किसी से 1 रुपये, किसी से 5 रुपये, किसी 4 रुपये। तो मैं बच्चों से बात करते हुए एक बच्चे, मैं पूछ रहा था कि तुम क्या करोगे, बड़े होके क्या बनोगे? उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने पायलट, किसी ने क्या कहा। तो कुछ बच्चों से मैंने पूछा कि तुम इंडेक्स के लिए क्या करोगे, किसी ने क्या कहा, किसी ने। तो एक बच्चा क्लास 2 का बच्चा होगा, 6 साल का बच्चा, मैंने कहा तुम इंडेक्स के लिए क्या करोगे? कहता सर मैं इंडेक्स के लिए 1000 अरब रुपए जमा करूँगा। मैं तो हिल गया। ये जीरोस तो मैं इमेजिन भी नहीं कर मैं, सकता। हाँ मतलब 1000 अरब रुपए, इस बच्चे को ये पता भी है कि इसमें ये अरब रुपए कितने हैं। लेकिन मैंने अपने साथी को कहा, जो मेरा CRD का, मैंने कहा इसको फॉलो करना, ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ करेगा, ये विल डू समथिंग, इंशाल्लाह। कि जिसने आज तक सोचा है। ऐसी बड़ी अजीब अजीब बातें होती हैं, डायरेक्शन देना है बस। हम कह रहे हैं यूथ 15 से 45 साल, कोई 65% है या पता नहीं कितनी है, इसको लाइबिलिटी बना सकते हैं या अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तरबियत कर दी तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, और अगर छोड़ दिया तो ये लाइबिलिटी होगी हमारे ऊपर। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को आफियत के साथ रखे, और अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखे। Jazakallah khair, Dr. Saab, for joining us and for your time. May Allah Ta'ala bless you and may Allah Ta'ala accept all the work you are doing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर।